नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 6th हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 4 व्हाट बुक्स एंड बैरियर्स टेल्स अस। देखिए, इस टाइटल का मतलब क्या है। इस टाइटल का मतलब ये है कि जो किताबें होती हैं और जो बैरियल किसको कहते हैं, जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है, यानी कि कब्र। यानी कि जो किताबें होती हैं और जो कब्र होती हैं वो हमको क्या बताती हैं। मैरी इन दी लाइब्रेरी। देखिए, हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी की शुरुआत में पहले हमारा एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है। वैसा ही एक आर्टिकल यहाँ पे भी एक मैरी नाम की बच्ची है उसके बारे में दिया है। As the bell rang, the teacher asked the student to follow him because they were going to the library for the first time. क्या कह रहा है कि जैसे ही क्लास की घंटी बजती है, जो टीचर जो अध्यापक हैं वो सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहली बार लाइब्रेरी यानी कि अपने स्कूल के पुस्तकालय जा रहे हैं। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. जब मैरी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय के अंदर आती है, उसके अंदर कदम रखती है, तो वो ये पाती है कि उसकी ये मतलब उसके स्कूल की जो लाइब्रेरी है, ये जो पुस्तकालय है, ये उसकी कक्षा से यानी उसकी क्लास से ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्फ, और वहाँ पे बहुत सारी अलमारियाँ हैं, ऑल फुल ऑफ बुक्स, और सब किताबों से भरी पड़ी हैं। इन वन कॉर्नर वॉज अ कपबोर्ड फिल्ड विथ लार्ज ओल्ड वॉल्यूम्स। क्या कह रहा है कि भाई एक किनारे एक कपबोर्ड है, यानी कि एक अलमारी टाइप की है, जो कि मतलब जिसके अंदर पुरानी पुरानी और बड़ी बड़ी किताबें रखी हैं। शीइंग हर ट्राइंग टू ओपन द कपबोर्ड, द टीचर सेड। मतलब ये है कि मैरी जो है वो अब क्या करी, उस कपबोर्ड को खोलने की कोशिश कर रही है। तो उसको ऐसा करता देख उसके टीचर कहते हैं दैट कपबोर्ड हैज़ वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन। वो जो कपबोर्ड है उसमें कई सारे धर्मों पर खास किताबें हैं। डिड यू नो, क्या तुमको पता है दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। मतलब क्या तुमको पता है कि हमारे धर्म के क्या है, एक वेदाओं का मतलब वेदों का एक क्या है, समूह है। वॉट आर वेदास, ये वेद होते क्या हैं। मैरी वंडर्ड, मैरी सोचने लग गई। लेट अस फाइंड आउट, चलो अब हम पता करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्स इन दी वर्ल्ड, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास। क्या कह रहा है कि हो सकता है आपने वेदों के बारे में सुना हो। देयर आर 4 ऑफ देम। कितने? 4 वेद हैं। नाम क्या है उनका? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। द ओल्डेस्ट वेद इज द ऋग्वेद। सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद, जिसको कि 3500 साल पहले तैयार किया गया था, यानी इसको 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। The Rigved include more than 1000 hymns called Shukta और Valset। ऋग्वेद के अंदर 1000 से ज़्यादा हाइम यानी कि मंत्र हैं, इनको हम लोग शुक्ता कहते हैं। These hymns are in praise of various gods and goddesses। ये जो हाइम्स हैं, जो मंत्र हैं, ये कई सारे देवी देवताओं की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, मतलब उनकी तारीफ करते हैं। 3 गॉड आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट। इसमें 3 देवता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो 3 देवता कौन कौन से हैं? पहले हैं अग्निदेव, जो कि आग के देवता होते हैं। फिर है इंद्रदेव, जिनको कि हम लोग देवराज भी कहते हैं, या फिर योद्धा का देवता भी कहा जाता है इनको। और जो तीसरा है वो है सोम। सोम क्या है? सोम ये एक स्पेशल ड्रिंक, ये एक खास प्रकार की पीने की चीज़ होती है, जो कि प्लांट यानी किसी एक पौधे से तैयार की जाती थी। These hymns were composed by sages, ऋषि। ये जो हाइम्स हैं, ये जो भी मंत्र वंत्र हैं, इन सबको ऋषियों द्वारा तैयार किया गया था। Priest taught student to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care। जो प्रीस्ट यानी जो पंडित हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को यानी अपने छात्रों को ये जो पूरा वेद है, इसको हर एक शब्द मतलब पूरी लाइन शब्द हर एक अक्षर बहुत ही ध्यान से पढ़ाते थे, बहुत ही ध्यान से याद करवाते थे। मोस्ट ऑफ दी हाइम्स वर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्न बाय मैन। ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो पुरुषों द्वारा लिखे गए हैं, पुरुषों द्वारा ही पढ़ाए जाते थे, और पुरुष ही इसको क्या करते थे, पढ़ते थे। अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन। इनमें से कुछ महिलाओं द्वारा भी तैयार किए गए हैं। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। जो ऋग्वेद है वो पुरानी, जिसको कि हम लोग वैदिक संस्कृत भी कहते हैं, उस भाषा में है। विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दीज डे।
जो कि आज के समय में जो हम लोग स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए, जो हमारी पुरानी संस्कृत होती थी वो हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती थी एज़ कम्पेयर टू आज की संस्कृत। पुरानी संस्कृत में आई थिंक 46 या ऐसे ही करके कुछ लेटर्स होते हैं, और उस हिसाब जैसे हम लोग की ABCD होता है इंग्लिश में, वैसे ही उसमें शायद 46 या 47 लेटर होते हैं। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना क्या नंबर होता है, बट ऐसा ही कुछ उसमें होता है, ठीक है। और जो पुरानी संस्कृत होती है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है अगर हम उसका कंपैरिजन आज के संस्कृत या फिर आज की लैंग्वेजेस से करते हैं। चलिए, अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक आर्टिकल है, हमेशा की तरह हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। संस्कृत एंड ओल्ड लैंग्वेजेस। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन। क्या कह रहा है? संस्कृत जो है मतलब संस्कृत जिस परिवार का हिस्सा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन भाषाओं को हम लोग इंडो यूरोपियन कहते हैं। सम इंडियंस लैंग्वेज सच एज आसामी, गुजराती, हिंदी, काश्मीरी एंड सिंधी, ancient language such as Persian and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family। क्या कह रहा है? कई सारी भारतीय भाषा जैसे कि आसामी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और कई सारी एशियन यानी कि एशिया के जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसकी भाषाएं जैसे कि पर्शियन हो गया, और कई सारी यूरोपियन भाषाएं हो गई जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। ये सब इसी परिवार यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली के अंदर ही आते हैं। They are called a family because they originally had words in common। इन सभी को हम फैमिली यानी कि परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कई ऐसे शब्द हैं जो कि कॉमन यानी कि सामान्य होते हैं। टेक द वर्ड मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर इंग्लिश। क्या कह रहा है कि भाई आप जो शब्द है मातृ, मातृ का मतलब क्या होता है? मम्मी जो होती है ना, माँ, उनको मातृ कहते हैं संस्कृत में। हिंदी में तो भैया माँ ही कहते हैं, और संस्कृत में और इंग्लिश में इनको क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों ही हमारे किससे यूज़ हो रहा है? मातृ, माँ, मदर। ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं है? सिमिलरिटी है कि नहीं है? चलिए, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज़? क्या आपको इसमें कोई सिमिलरिटी दिख रही है? जी हाँ, हमको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिख रही है। तीनों ही जो हैं ऑलमोस्ट प्रोनाउंसिएशन में एक ही मतलब एक ही जैसे वॉइस के साथ में, एक ही ध्वनि के साथ में शुरू हो रही हैं, माँ 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 की, है कि नहीं? चलो, अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। क्या कह रहा है? हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होने वाली जो बाकी भाषाएं हैं वो अलग अलग परिवार से बिलोंग करती हैं। फॉर इंस्टेंट, दोज यूज इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली, and the language spoken in Jharkhand and part of the central India belongs to Austro-Asiatic family। क्या कह रहा है कि भाई कई सारी जो हमारी भाषाएं हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में बोली जाने वाली जो हमारी भाषाएं हैं वो हमारे तिब्बतो ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सब द्रविडियन फैमिली को बिलोंग करती हैं, जबकि झारखंड और सेंट्रल इंडिया में बोली जाने वाली जो कुछ भाषाएं हैं वो हमारी ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली को बिलोंग करती हैं। The books we use are written and printed. The Rig Veda was recited and heard rather than read। क्या कह रहा है कि भाई आज के समय में जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं वो लिखी होती हैं, मतलब लिखित में होती हैं और छपी होती हैं। जो ऋग्वेद था उसको रिसाइट यानी कि ऋग्वेद भैया तब प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था कि आपने हज़ारों बुक एक बार में छाप ली। आपको अगर बुक लिखना है तो हाथ से लिखना पड़ता था, और उस टाइम उतनी सामग्री, उतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि भाई आराम से हज़ारों, 100-150 बुकें लिखी जा सकें। इसी वजह से जो ऋग्वेद हैं ये हमारे क्या हैं, ज़्यादा लिखे नहीं गए थे, ऑलमोस्ट ना के बराबर ये लिखे गए थे, और इनको रिसाइट यानी कि बार बार दोहरा कर, बार बार सुनकर इन सबको समझा जाता था, ना कि पढ़कर। It was written down several centuries after it was first composed। यानी कि इसके ये जो हमारा ऋग्वेद है इसके तैयार होने के कई शतक बाद में इसको लिखा गया है। सोचिए, जो ऋग्वेद है उसको सिर्फ मुंह जबानी ही लोग याद रखते थे, उसकी कोई रिटर्न कॉपी नहीं थी। यही कोई 200 साल बाद में उसको क्या किया है, लिखा गया है। हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। Historians like archaeologists found out about the past, but in addition to materials remain, they examine written sources as well। Let us see how they study the ऋग्वेद। क्या कह रहा है कि जो इतिहासकार हैं जैसे कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए यानी पुरातत्ववेदी, ये सब लोग हो गए, इन्होंने इतिहास के बारे में कैसे पता करते हैं? भाई ये लोग इतिहास के बारे में जो भी पुराना सामान, पुरानी चीज़ जो होती है उससे पता करते हैं, है कि नहीं है?
और कोई भी रिटर्न सोर्स, कोई भी लिखित में इनको स्रोत मिल गया या फिर कुछ भी चीज़ें मिल गई, उन सबसे ये पता करते हैं। अब इसमें यही कह रहा है कि अब आगे हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि ऋग्वेद से कैसे उनको इतिहास के बारे में पता चला। सम ऑफ द हाइम इन द ऋग्वेद आर इन फॉर्म ऑफ डायलॉग। कुछ जो हाइम हमारे किसमें ऋग्वेद के अंदर दिए हुए हैं वो डायलॉग के फॉर्म में। डायलॉग मतलब जैसे मैं आपसे, हम लोग बात नहीं करते हैं तो इसको डायलॉग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, तो वैसे ही कह रहा है कि कुछ जो हमारे हाइम्स हैं वो डायलॉग के रूप में है। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइम, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बीज एंड शतलज दैट वर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे अब आगे ऐसा ही एक पार्ट दिया हुआ है जो कि विश्वामित्र और जो दो नदियां हैं बीज और सतलज, उनके बीच की वार्ता, मतलब उनके बीच की वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ है। विश्वामित्र एंड द रिवर्स। अब देखिए विश्वामित्र और जो नदियों के बीच में जो वार्तालाप हुई है वो हमारी यहाँ पे दी हुई है, उसको चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले विश्वामित्र कह रहे हैं ओ रिवर्स, ओ रिवर्स यानी नदियों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अरे नदियों, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, आप पहाड़ से नीचे आए हो, लाइक टू स्विफ्ट हॉर्स, दो तेज रफ्तार के घोड़ों के भांति, लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काफ, जैसे कि मानो कोई दो चमकती हुई गाय हैं जो कि अपने बछड़े को लिक कर रही हैं, यानी कि अपने बछड़े को चाट रही हों। यू मूव लाइक चैरियट टू द सी, आप किसी रथ की तरह जाते हो, थ्रू द पावर ऑफ द इंद्र, मतलब यह है कि भाई आप किसी रथ की तरह जाते हो, मानो आप में किसमें इंद्र की शक्ति है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर, आप में पानी भरा है और आप एक दूसरे से मिलन की इच्छा रखते हो। द रिवर्स, नदियाँ कह रही हैं वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ द गॉड हैज़ मेड फॉर अस। नदियाँ क्या कह रही हैं कि हम पानी से भरपूर उस रास्ते से गुजरती हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, और अगर हम एक बार बहना शुरू कर देते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, तुम हमारी प्रार्थना क्यों कर रहे हो, बताओ ऋषि। विश्वामित्र ओ सिस्टर्स, जो विश्वामित्र हैं वो कह रहे हैं कि अरे बहनों प्लीज़ लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंट विद अ चैरियट एंड कार्ट्स, लेट्स योर वाटर नॉट राइज अबव आर एक्सल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। क्या कह रहे हैं विश्वामित्र, ये कह रहे हैं कि ओ बहनों मेरी बात सुनो, जो इतनी दूर से मैं अपने मतलब बहुत ही दूरी से अपना जो भी सामान है, अपना जो भी मतलब रथ में या फिर जो भी अपनी गाड़ी आड़ी में सामान आमान करके आया हूँ, अपने पानी को इतना ना आप बढ़ने दिए कि वो मेरे रथ के एक्सेल किसको कहते हैं, जहाँ पे रथ का पहिया जुड़ा होता है उसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पानी रथ के एक्सेल तक ना आ जाए और मैं सुरक्षित, मतलब हम सुरक्षित नदी को पार कर सकें। द रिवर वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, हम तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे ताकि तुम आराम से नदी को पार कर सको। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट दिस राइम्स वॉज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, इतिहासकारों ने ये चीज़ पॉइंट आउट करी है, मतलब इतिहासकारों ने ये चीज़ ऐसे बताई कि भाई ये जो पूरा एक डायलॉग था या फिर ये जो ऊपर का पूरा जो भी हमारी हाइम थी ये उस क्षेत्र में कंपोज किया गया है जहाँ पे ये दो नदियाँ बहती हैं। दे ऑल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव्ड इन द सोसाइटी वेयर हॉर्सेस एंड काउज आर वैल्यूड एनिमल, और उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि भाई जो ऋषि हैं वो एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे घोड़े और गायों का बहुत सम्मान किया जाता है। दैट इज़ वाई द रिवर आर कंपेयर टू हॉर्स एंड काउ, इन्हीं वजहों से जो नदी है उसकी तुलना गाय और घोड़ों से की जा रही है। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, कैटल का मतलब होता है मवेशी यानी कि गाय भैंस ये सब, हॉर्सेस मतलब घोड़े और चैरियट्स का मतलब होता है रथ। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। क्या कह रहा है, ऋग्वेद के अंदर कई सारी हमारी प्रेयर्स यानी कि कई सारी हमारी प्रार्थनाएं हैं, किसके लिए, कैटल यानी कि मवेशियों के लिए, चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों के लिए, खासकर बेटों के लिए और घोड़ों के लिए। हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल, जो घोड़े हैं उनको चैरियट यानी कि जो रथ है उसके साथ में बांधा जाता है और रथ का इस्तेमाल कहाँ पे, युद्ध में किया जाता है। विच वर फॉट टू कैप्चर कैटल्स,
और इन रथों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? युद्ध में करते हैं। और ये युद्ध किस लिए होते हैं? मवेशियों को हड़पने के लिए, मवेशियों को पकड़ने के लिए होते हैं। बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, जो युद्ध हैं वो ज़मीन के लिए भी लड़े जाते थे। विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर पास्चर, जो कि पास्चर यानी कि चराने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स दैट राइपन क्विकली, और ऐसी फसल जो कि जल्दी पक जाती है, यानी बढ़िया फसल के पकने के लिए भी ज़रूरी होते थे। सच एज बार्ली, सम बैटल्स वर फॉट फॉर वाटर टू कैप्चर पीपल। क्या कह रहा है? वहीं कुछ जो युद्ध हैं वो पानी के लिए या फिर लोगों को पकड़ने के लिए भी लड़े जाते थे। तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या दिया हुआ है? इसके अंदर यही दिया हुआ है कि भैया घोड़ों को रथ से बांधा जाता था और फिर उन रथों से युद्ध लड़े जाते थे। किस लिए युद्ध लड़े जाते थे? मवेशियों को हड़पने के लिए, पकड़ने के लिए, ज़मीन के लिए युद्ध लड़े जाते थे, जहाँ पे वो मवेशी चराए जाते थे या फिर जहाँ पर खेती की जाती थी। पानी के लिए लड़े जाते थे और साथ ही में लोगों को बंदी बनाने के लिए भी युद्ध लड़े जाते थे। सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स। क्या कह रहा है? युद्ध में जो भी मिला हुआ, मतलब जो कुछ भी धन वन मिलता था, उसका कुछ हिस्सा जो लीडर्स होते थे, जो नायक होते थे, वो अपने खुद के पास रख लेते थे। सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट, कुछ पंडितों को दिया जाता था। एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, और जो बचा कुचा जो भी चीज़ है वो लोगों के बीच में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग ऑफ यजनास और सेक्रीफाइसेस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर। क्या कह रहा है? कि कुछ वेल्थ यानी कुछ धन का इस्तेमाल सेक्रीफाइसेस यानी कि बलियां देने के लिए किया जाता था, और ये सब बलि किसमें दी जाती थी? आग के अंदर दी जाती थी। दिस वॉज मेंट फॉर द गॉड एंड द गॉडेसेस, और ये बलि किस लिए दी जाती थी? ये बलि देवी देवताओं के लिए दी जाती थी। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। जो ऑफरिंग है, जो भी बलि ये लोग देते थे, मतलब जो भी ये लोग आग के अंदर चीज़ों को स्वाहा किया करते थे, उनके अंदर घी होता था, ग्रेन यानी कि अनाज होता था, और कई बार तो जानवर भी उसमें मतलब आग में दिए जाते थे। मोस्ट वैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स, ज़्यादा जो पुरुष थे वो इन युद्धों में भाग लेते थे। देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, उस समय कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, मतलब कोई सेना वेना नहीं होती थी। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर ऑफ वॉर एंड, लेकिन असेंबली यानी कि बहुत सारी सभाएं होती थी जिसमें लोग मिलते थे और युद्ध के ऊपर चर्चा करते थे। साथ ही में जो बाकी सब मामले हैं, युद्ध शांति, इन सब पे वो लोग चर्चा किया करते थे। दे ऑल्सो चोज लीडर्स, वो लीडर्स यानी कि अपने नेता को भी चुना करते थे। हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, और ये जो नेता होता था ये अक्सर बहुत ही बहादुर और बहुत ही कुशल योद्धा हुआ करता था। वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल, देयर आर सेवरल वर्ड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल, यानी लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों की व्याख्या करने के लिए कई सारे शब्द होते हैं, कई सारे तरीके होते हैं। इन टर्म ऑफ वर्क दे डू, मतलब यह है कि लोग क्या काम करते हैं, हम उस बेसिस पे लोगों की व्याख्या करते हैं। वो कौन सी भाषा बोलते हैं, किस जगह के रहने वाले हैं, उनका परिवार क्या है, वो किस कम्युनिटी यानी कि समुदाय के हैं, या फिर वो किस कल्चर से हैं। इन सब से, मतलब इन सब का इस्तेमाल करके हम लोगों को बुलाते हैं, लोगों की व्याख्या करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, तो ये हिंदू मुस्लिम हम लोग उसके क्या धार्मिक बैकग्राउंड के ऊपर उसको बुला रहे कि नहीं बुला रहे। साथ ही में हम लोग कहते हैं कि भैया वो दुकानदार है, तो ये हम उसके काम के बेसिस पे बुला रहे हैं। कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है या फिर कोई व्यक्ति साउथ का रहने वाला है, तो हम लोग कहते हैं वो साउथ इंडियन है, तो हम लोग जगह के बेसिस पे उसको बुला रहे हैं। मतलब ये है कुल मिला के कि लोगों को बुलाने के, लोगों की व्याख्या करने के अलग अलग तरीके होते हैं। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेद। चलिए अब हम लोग ऐसे ही कुछ शब्दों को देखते हैं जो कि जिनका इस्तेमाल ऋग्वेद के अंदर किया गया है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि लोगों की व्याख्या करने के लिए। देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ देयर वर्क। क्या कह रहा है भाई? दो ग्रुप हैं जिनको उनके काम के हिसाब से डिस्क्राइब, मतलब उनके काम के हिसाब से उनके बारे में बताया गया है। द प्रीस्ट यानी कि पंडित, सम टाइम कॉल्ड ब्राह्मण, कई बार मतलब कुछ बार उनको भाई ब्राह्मण भी कहा जाता था। हु परफॉर्म वेरियस रिचुअल एंड द राजास, जो कि कई सारे रिचुअल यानी कि कई सारे जो कर्मकांड हो गए इन सबको करते थे। और इनके अलावा कौन होते थे? इनके अलावा दूसरे होते थे राजा।
राजा यानी कि वो जो रूल करता है। These rajas were not like the one you will be learning about later। क्या कह रहा है, ये राजा वैसे राजा नहीं थे जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। They did not have capital cities। उनकी कोई राजधानी नहीं होती थी, उनका कोई महल नहीं होता था, कोई सेना नहीं होती थी, ना ही तो वो लोगों से टैक्स यानी कि कर वसूला करते थे। जनरली सन डू नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा। क्या कह रहा है, आमतौर पर जो बेटे हैं वो राजा मतलब वो पिता के बाद में राजा बन जाएं, ऐसा नहीं होता था। रीड दी प्रीवियस सेक्शन वन मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजा डिड। क्या कह रहा है कि भाई जो पिछला सेक्शन उसको पढ़ो और पता करो कि जो राजा है वो क्या किया करता था। तो भाई राजा क्या किया करता था, राजा वो उस व्यक्ति को कहते थे जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता था और जो भी थोड़ी बहुत कह लो ऐसी थोड़ी सी सेना तो होती नहीं थी उस टाइम, बस कुछ लोग ऐसी समूह में आ जाते थे और जो भी संसाधन होते थे उसके लिए युद्ध लड़ लिया करते थे। तो उनका जो नेता होता था वही राजा कहलाता था। तो राजा क्या काम करेगा, राजा सीधी सी बात है युद्ध पे जाके लड़ने का काम करेगा और पूरी जो सेना है उसका नेतृत्व करेगा और भी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो सब राजा ही देखता था। मतलब कुल मिला के ये है कि पहले के टाइम पे जो राजा था वो असल में आज के टाइम के राजा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वो एक मुखिया की तरह था, मतलब पहले के टाइम का जो राजा था वो किसी मुखिया की तरह था। टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। क्या कह रहा है, टू वर्ड्स यानी दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था लोग या फिर लोगों के किसी समुदाय को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी व्याख्या करने के लिए। वन वॉज द वर्ड जना विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। उनमें से एक शब्द क्या था, उसमें से एक शब्द था जन, ठीक, जिसको कि हम लोग आज भी हिंदी में या बाकी भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं। दी अदर वॉज विश, दूसरा शब्द क्या था, विश। द वर्ड वैश्य केम फ्रॉम विश, जो शब्द है वैश्या वो विश से आता है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। अब चैप्टर 5 में इसके बारे में और जानोगे। सेवरल विश और जना आर मैंशन बाय नेम्स। कई सारे जो विश और जो जन हैं उनको नेम यानी नाम के द्वारा मेंशन किया जाता था। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और विश, द भारत जना और विश। क्या कह रहा है, तो इसीलिए हमें पुरु जना या फिर विश या भारत जना और विश का रेफरेंस ऋग्वेद के अंदर देखने को मिल जाएगा। द यदु जना और विश एंड सो ऑन। और साथ ही में हमको यदु जना विश मतलब ये कई सारे ऐसे नाम हमको ऋग्वेद के अंदर देखने को मिल जाएंगे। डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फेमिलियर। क्या इनमें से कोई भी नाम आपको फेमिलियर लग रहा है, मतलब जाना पहचाना लग रहा है। समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास एंड कॉल देयर अपोनेंट दासास और दयोसुस। क्या कह रहा है, कई बार ये जो लोग जो कि इन हाइम्स यानी इन मंत्रों को तैयार किया करते थे, कौन से मंत्र, ऋग्वेद के मंत्रों को तैयार किया करते थे, ये स्वयं को यानी कि खुद को आर्य कहते थे, जबकि इनके जो अपोनेंट थे, इनके जो प्रतिद्वंदी थे, ये उनको दासा या दयोसस कहते थे। These were people who do not perform sacrifices and probably spoke different languages। अब इनके प्रतिद्वंदी कौन हो सकते हैं, ये हो सकता है ऐसे लोग हों जो कि आम तौर पर बलि वली नहीं देते, मतलब ये सब बलि वली नहीं दिया करते थे और हो सकता है कोई दूसरी भाषा बोला करते हों। लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू मीन स्लेव। बाद में ये जो टर्म था, ये जो शब्द था दासा और महिलाओं के लिए जो दासी शब्द इस्तेमाल होता है, बाद में इसका अर्थ स्लेव यानी कि गुलाम हो गया। स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफन कैप्चर इन वॉर्स। जो स्लेव्स होते यानी कि जो गुलाम होते थे वो अक्सर स्त्री और पुरुष, मतलब वो स्त्री और पुरुष होते थे जिनको कि युद्ध में पकड़ लिया जाता था। दे वर ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर। उन्हें अपने स्वामी का, मतलब जिसने भी व्यक्ति ने उनको पकड़ा है या फिर उनको खरीदा है, उनकी प्रॉपर्टी यानी उनकी संपत्ति माना जाता था। हु कुड मेड देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्ट। मतलब ये है कि भाई ये जो स्लेव्स होते थे, जो गुलाम होते थे, ये उनके मालिक के क्या होते थे, उनकी मालिक की संपत्ति होती थी और मालिक जो चाहता था वो इनसे करवा सकता था और ये कुछ कर भी नहीं सकते थे। While the ऋग्वेद was being composed in the northwest of the subcontinent। क्या कह रहा है कि जब ऋग्वेद सब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ वेस्ट एरिया में जब ऋग्वेद बन रहा था, देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर।
कहीं और पे कुछ और विकास भी हो रहा था। लेट अस लुक एट सम ऑफ दीज। चलिए अब हम ऐसे ही कुछ विकास को देख लेते हैं। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ। लुक एट द इलिस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। क्या कह रहा है कि अगले पेज पे जो इलिस्ट्रेशन है यानी कि जो तस्वीर है उसको देखो। तो आपको अगले पेज पे आप देखोगे तो आपको वहां पे मेगालिथ यानी बड़े बड़े पत्थरों की फोटो दिखेगी। These stone boulders are known as megalith। ये जो स्टोन बोल्डर्स यानी बड़े बड़े जो हमारे पत्थर हैं ये मेगालिथ कहलाते हैं। लिटरली बिग स्टोन, मेगालिथ का मतलब क्या होता है? बिग स्टोन यानी बड़े बड़े पत्थर। These were carefully arranged by people। ये जो पत्थर हैं ये बहुत ही ध्यानपूर्वक लोगों द्वारा लगाए गए हैं। एंड वर यूज टू मार्क बैरियल साइट्स। और इनका इस्तेमाल जो बैरियल साइट्स होते थे यानी जो कब्रिस्तान होता था उसको मार्क करने के लिए यानी कि उसको निशानी देने के लिए किया जाता था। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 ईयर्स अगो। ये जो प्रैक्टिस है मतलब ये जो मेगालिथ को खड़ा करने की ये जो प्रथा है ये कोई 3000 साल पहले शुरू हुई थी। एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेक्कन, साउथ इंडिया, इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये जो प्रथा है ये डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा चली थी। सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2 पेज 12। क्या कह रहा है? पेज नंबर 12 मैप 2 पर आपको कुछ इम्पॉर्टेंट मेगालिथ के साइट देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा मैप है और इस मैप में जितने भी सर्कल्स हैं ग्रीन कलर के ये वाले ये सब मेगालिथ साइट हैं। मतलब ये और साथ ही में ऊपर आएंगे तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है बट ऊपर भी यहाँ पे मेगालिथ साइट हैं, फिलहाल इस मैप में दिया नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब ये है कि जो मेगालिथ का ये जो चलन था ये कई क्षेत्रों में भारत के देखने को मिलता है। While some megalith can be seen on the surface, other megalith burials are often underground। क्या कह रहा है? जबकि कुछ जो मेगालिथ हैं वो हमको सतह के ऊपर दिख जाएंगे बल्कि कुछ ऐसे भी मेगालिथ साइट्स थे जो कि अंडरग्राउंड थे यानी कि उनको जमीन के अंदर किया गया था। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulder or a singular large stone standing on the ground। कई बार जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको बड़े बड़े पत्थरों का एक गोला या फिर एक अकेला पत्थर जमीन पे खड़ा मिल जाता है। These are only indication that there is a burial beneath। और ये हमारे इंडिकेशन होते हैं मतलब ये एक तरीके से निशानी होती है कि इसके नीचे कोई बैरियल यानी कि कब्रिस्तान है। There were several things that people did to make megalith। मतलब लोग कई सारी चीज़ें क्या करते थे मेगालिथ को बनाने के लिए। We made a list here। हमने यहाँ पे एक सूची बनाई है। Try and arrange them in the correct order। उनको सही ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करिए। तो भाई पहला इस पे क्या है? ज़मीन में गड्ढा खोदना, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, पत्थर मतलब जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनको तोड़ना, पत्थरों को पोजीशन में लगाना और सही पत्थर ढूंढना, पत्थर का आकार देना और मृत को दफनाना। तो सबसे पहले तो जहाँ तक है कि भाई पहले तो मरे हुए को दफनाओगे तभी तो कुछ ऊपर मतलब पत्थर रखोगे। तो सबसे पहले तो ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता होगा, ठीक है। उसके बाद मृत को दफनाया जाता होगा। फिर ये लोग उस पर मेगालिथ बनाने के लिए कोई अच्छा था पत्थर ढूंढते होंगे, फिर उसको तोड़ते होंगे, ठीक है। उसको फिर शेप देते होंगे, उस पत्थर को सही जगह लेके आते होंगे और उसको पोजीशन में रख देते होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और ऑर्डर लग रहा है तो आप लोग खुद से अरेंज कर सकते हो। ऑल दीज बैरियर्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ये जो सारे के सारे बैरियर्स यानी कि जो सारे के सारे दफनाई गई जगहें हैं इनमें कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जनरली द डेड वर बैरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर। क्या कह रहा है? आमतौर पर जो मृतक है, जो मृत व्यक्ति है वो कई सारे पॉट्स यानी कई सारे बर्तनों के साथ में दफनाया जाता था जिनको कि ब्लैक और रेड वेयर कहते हैं। Also found are tools and weapon of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornament of stone and gold।
क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसके साथ में कई बार औजार, हथियार और कई बार तो घोड़े के जो कंकाल हैं, मतलब घोड़े को भी हो सकता है इन्हीं के साथ में दफन कर दिया जाता हो, या फिर घोड़े के जो इक्विपमेंट है, मतलब घोड़े पे बैठने वाला जो सैडल वैडल होता है वो सब, और इसके अलावा जो पत्थर और सोने के बने हुए जेवरात हैं वो भी लोगों के साथ में दफन कर दिए जाते थे। मतलब ये है कि भाई उस टाइम पे किसी ना किसी प्रकार का इनका कोई रिचुअल होता था, और हो सकता है ये लोग आफ्टर लाइफ पर यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन पर भी भरोसा रखते हो, तभी तो ये सब दफना रहे कि चलो। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, archaeologists think that objects found with a skeleton probably belongs to dead person। क्या कह रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो भी ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी सामान किसी भी स्केलेटन के साथ में खुदाई में निकला है, हो सकता है कि वो सामान उसी व्यक्ति का हो। मतलब ये है कि मान लो उस टाइम पे कोई व्यक्ति है जिसका नाम है ए। अब ए व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसके मरने पे हो सकता है उसका जो सामान है वो उसके साथ में दफना दिया जाता हो। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। कई बार क्या हुआ है कि एक ग्रेव यानी कि एक कब्र में ज़्यादा सामान मिला है दूसरे कब्र की तुलना में। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2। क्या कह रहा है भैया? मैप 2 पे ब्रह्मगिरी ढूंढो। तो ये है हमारा मैप 2 और ब्रह्मगिरी ये रहा हमारा, मिल गया बड़े आराम से। Here, one skeleton was buried with 32 gold beads, two stone beads, 4 copper bangles and 1 conch shell। क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक जो स्केलेटन है, एक जो कंकाल है, उसको दफनाया गया था 33 सोने की बीड यानी 33 सोने की मोतियों के साथ में, 2 पत्थर की मोतियों के साथ में और 4 कॉपर के कड़ों के साथ में, और साथ ही में एक शेल मतलब कॉन्च शेल जो शंख होता है ना, वो भी निकला है। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, जबकि जो बाकी स्केलेटन्स हैं उनके साथ में सिर्फ कुछ पॉट यानी कुछ बर्तन ही हैं। These finds suggest that there was some difference in the status among the people who were buried। ये जो चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें एक चीज़ सजेस्ट करती हैं कि भाई जो लोग दफनाए गए थे, हो सकता है उनमें किसी प्रकार का कोई हमारा क्या हो, सोशल स्टेटस यानी कुछ सामाजिक फ़र्क हो। मतलब हो सकता है कोई भाई स्टेटस यानी कि पद का फ़र्क हो इन सब के बीच में। सम वर रिच, कुछ अमीर होंगे, अदर पुअर, कुछ गरीब होंगे, कुछ मुखिया होंगे और कुछ उसका मतलब उस मुखिया के फॉलोवर यानी उस मुखिया के सेवक। वेयर सम बेरियल स्पॉट्स मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज। कह रहा है कि क्या कुछ जो कब्र दफनाने की जगहें हैं यानी कि कुछ जो बेरियल साइट्स हैं वो कुछ परिवारों के लिए ही थे। मतलब ये कि आज के ज़माने में नहीं होता है कि कई लोग अपने खेत को रिज़र्व कर लेते हैं या फिर किसी घर को या किसी जगह को रिज़र्व कर लेते हैं। हो सकता है कि उस टाइम पे जो कब्र की ये जगह है, मतलब लोगों को दफनाने की जो कुछ जगहें हैं होती हैं, ये हमारे कुछ परिवारों के लिए क्या होती हूँ, रिजर्व टाइप की होती हूँ कि भैया हमारा परिवार का आदमी मरेगा तो उसको यहीं दफनाया जाएगा, ऐसा टाइप का। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। क्या कह रहा है कि कई बार मेगालिथ के अंदर एक से ज़्यादा कंकाल निकला है। These indicate that people perhaps belong to the same family। ये इंडिकेट क्या करता है कि हो सकता है कि वो लोग जो कि एक जगह पे दफनाए गए हैं वो सेम फैमिली से यानी कि सेम परिवार से आते हों। वर बेरिड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम। उनको एक ही जगह पे दफनाया गया लेकिन हो सकता है उनको एक टाइम पे नहीं दफनाया गया हो, क्योंकि भाई जरूरी थोड़ा ना पूरा खानदान एक साथ मर जाएगा। एक एक करके लोग मरते हैं ना, पहले जो बूढ़ा है वो मरेगा या फिर जिसकी तबीयत खराब हुई, कोई बीमार पड़ गया वो मरेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरा पूरा खानदान नहीं पड़ जाएगा, है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें यही कह रहा है कि भाई कई सारे कंकाल मिले हैं एक ही जगह पे दफन हुए और वो अलग अलग टाइम पे दफनाए गए होंगे। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर बॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स। क्या कह रहा है, वे लोग जो कि बाद में मरे हैं उनका शरीर ग्रेव के अंदर यानी कब्र के अंदर पोर्ट होल खोद के यानी कोई सुरंग टाइप की खोद के वहां पर पहुंचाया गया होगा। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोस्ट टू फाइंड द बेरियल साइट। जो स्टोन सर्कट हैं या फिर ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, हो सकता है ये साइन पोस्ट की तरह काम करते हों कि हाँ यहाँ पे फलाने के घर वाले दफन हैं, किसी कोई उनके घर का मरे तो यहीं आके दफना दियो। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू, ताकि लोग जब चाहें तब वो सेम प्लेस यानी कि उसी जगह पर लौट सकें। ए स्पेशल बैरियल एट यामगांव
फाइंड इन आम गांव ऑन मैप 2। क्या कह रहा है भैया, मैप 2 पे इन आम गांव को ढूंढो। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर ऑफ गौद, ये आपको गौद के ऊपर साइट मिल जाएगी। तो ये हमारा याम गांव ये रहा, ठीक है, ये है गोदावरी पर हमको ये मिल जाएगी। चलो, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ये जो है हमारी ये किसकी, ये भीमा की ट्रिब्यूटरी है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। ये जो जगह है ये 3600 साल पहले या 2700 साल पहले ऑक्यूपाइड थी, मतलब यहाँ पे लोग रहा करते थे। हेयर एडल्ट्स वर जनरली बैरिड इन द ग्राउंड, यहाँ पर आमतौर पे जो वयस्क होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनको जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ, उनको सीधे लिटाया जाता था और उनका जो सिर था वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता था। समटाइम्स बैरियल वर विद इन दी हाउस, कई बार लोगों को घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। Vessels that are probably containing food and water are placed with the dead, बर्तन जिनमें शायद खाना पानी होता था वो मृतक के साथ में रख दिए जाते थे। Once one man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of the five-roomed house. क्या कह रहा है कि एक आदमी पाया गया है जो कि एक बड़े से घर में एक 4 पैरों वाला एक बड़ा सा क्ले का यानी मिट्टी का बर्तन है, उसके अंदर दफन है, और वो एक कोट यानी कि वो एक बड़े से आंगन में दफन है जिसमें 5 कमरे वाला घर बना है। इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, मतलब ये कि भाई सेटलमेंट यानी घर के बीचों बीच उस आदमी को उस जगह पे दफनाया गया है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, इस घर के अंदर एक ग्रेनरी यानी कि अनाज न रखने की जगह भी थी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन दी क्रॉस लेगेड पोजिशन, और जो बॉडी है, जो शरीर है, उसको क्रॉस लेग यानी कि पलटी मारे पोजिशन में रखा गया है। डू यू थिंक दिस वॉज द बॉडी ऑफ द चीफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है कि आपको लगता है कि ये इनके चीफ यानी कि ये इनके मुखिया का शरीर था? तो हो सकता है भाई मुखिया का शरीर हो। अब बीचों बीच शहर के अगर दफनाया जाएगा इतने बड़े घर में तो कोई बड़ा आदमी ही रहा होगा, उसी को तो भैया दफनाया जाएगा कि नहीं दफनाया जाएगा? कोई मामूली आदमी को किसी इतनी शान और शौकत के साथ में दफनाया जाता है? नहीं दफनाया जाता है। तो सीधी सी बात है भैया इनका मुखिया ही रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे एक और हमारा आर्टिकल है, इसको पढ़ लेते हैं। वॉट स्केलेटल स्टडी टेलस, मतलब यह कि जो कंकाल होते हैं उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो उनसे हमें क्या पता चलता है। इट इज़ ईजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइड। क्या कह रहा है कि भाई बच्चे का कंकाल पता करना आसान होता है, क्यों? क्योंकि बच्चे का कंकाल कैसा रहता है, छोटा रहता है। हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन लड़का लड़की की हड्डियों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। कैन वी मेक आउट वेदर अ स्केलेटन वॉज दैट ऑफ मैन और वुमेन, क्या हम पता कर सकते हैं कि जो कंकाल है वो स्त्री का है या पुरुष का? समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉट इज़ फाउंड विद द स्केलेटन, कई बार जो लोग हैं वो इस बेसिस पे इस चीज़ का फैसला करते हैं कि भाई जो कंकाल है वो लड़के का है या लड़की का है, कि उनके साथ में चीज़ें कौन कौन सी मिली हैं। फॉर इंस्टेंट इफ आ स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, अगर कोई स्केलेटन ज्वेलरी यानी गहनों के साथ में मिला है, इट इज समटाइम थॉट टू बी दैट ऑफ वुमन, कई बार सोचा जाता है कि भैया ये महिला का हो सकता है। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन इसके साथ में एक परेशानी है। परेशानी क्या थी कि उस टाइम पे जो आदमी था, जो पुरुष था, वो भी ऑर्नामेंट यानी कि गहने पहना करता था। A better way of figuring out the sex of the skeleton is to look at the bone structure, एक बेहतर तरीका होता है किसी भी स्केलेटन यानी कंकाल के लिंग को पता करने का कि आप उसके जो हड्डी का ढांचा है उसको देखो। द हिप्स और द पेल्विस एरिया ऑफ द वुमेन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बेयरिंग, जो हिप होता है और जो पेल्विस एरिया होता है, हिप पेल्विस एरिया यानी कि जो बैक साइड होता है वो महिलाओं का बड़ा होता है ताकि बच्चा जो है उसका जन्म दिया जा सके। दिस डिस्टिंक्टिव आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडी, ये जो पहचान है ये हमारे जो आधुनिक कंकालों की स्टडी है उस पर बेसिस है। अबाउट 2000 ईयर्स अगो देयर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्स चरका who wrote a book on medicine known as चरका संहिता। क्या कह रहा है कि भाई यही 2000 साल पहले एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन थे जिनका नाम था चारक।
चारक ने क्या किया था कि भाई उन्होंने एक मेडिसिन यानी कि उन्होंने दवाई के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम चारक संहिता था। देयर ही स्टेट दैट ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। वहाँ पे इन्होंने लिखा था कि भाई इंसान के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। दिस इज अ मच लार्जर number than the 200 bones that are recognized in the modern anatomy। ये काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि भाई आज के समय में हम क्या कहते हैं कि इंसान के शरीर के अंदर 200 के आसपास की हड्डी होती है। चारक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट एंड कार्टिलेज। जो चारक हैं वो इस फिगर पे यानी इस नंबर पे तब आए हैं जब उन्होंने दांतों को, जो जॉइंट जो जोड़ हैं उनको और जो कार्टिलेज हैं उनको भी गिना है, ठीक है ना, तभी वो 360 के करीब आए हैं। हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। क्या कह रहा है कि भाई आपको क्या लगता है कि उनको इतने ज़्यादा डिटेल में इंसानी शरीर के बारे में कैसे पता चला। तो सीधी सी बात है, उन्होंने पोस्टमार्टम करके चीर फाड़ करके तब देखा होगा, तभी तो पता चल पाया उनको। ऑक्यूपेशंस एट इन आम गांव। क्या कह रहा है कि भाई इन आम गांव में क्या व्यवसाय हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको व्हीट के, बार्ली के, राइस के, पल्सेस के, मिलेट के, पीस के, सीसम के, इन सब के बीज मिले हैं। कहाँ पर? यहीं इन आम गांव में। bones of number of animals, many bearing cut mark that shows they may have been used as food, have also been found। कई सारे जानवरों की हड्डियां जिन पे काटने का निशान है, जिससे कि ये पता चलता है कि भाई इनको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता होगा, वो भी हमको मिली हैं। These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Beside birds, crocodile, turtle, crab, and fish। मतलब ये है कि यहाँ पे भैया कौन कौन से जानवरों की हड्डी मिली है। यहाँ मवेशियों की मिली है, गाय भैंसी की मिली है, बकरी की मिली है, भेड़ की मिली है, कुत्ते की मिली है, घोड़े की मिली है, गधे की मिली है, सुअर की मिली है, सांभर की मिली है। मतलब खूब सारे जानवरों की यहाँ पे हड्डियाँ मिली हैं। मतलब ये है कि ये भैया ये लोग कुछ भी सब कुछ खाया करते थे। इनको जो रेंगती हुई या जो चलती हुई चीज़ मिल जाती होगी ये उसको खा लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो भैया सभी के नाम है, बचा क्या। There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected। यहाँ ऐसे भी सबूत मिले हैं कि यहाँ पे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, छुआरे हो गए, ऐसे भी जो हमारे फल हैं और साथ में कई प्रकार की जो हमारी बेरियाँ होती हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा की जाती थी। Use this evidence to list the possible occupation of the people at इम आम गांव। क्या कह रहा है? इन सबूतों का इस्तेमाल करके इम आम गांव में लोग क्या क्या काम करते थे उनकी एक सूची तैयार करिए, ठीक है। तो भाई अब जानवरों को, मतलब जानवरों की यहाँ पे बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, जानवर दो तरीके से हमको मिलता है। एक तो पाल कर यानी कि थ्रू हर्डर, दूसरा हंटिंग यानी कि शिकार से। मतलब ये कि यहाँ के लोग शिकारी भी थे और यहाँ के लोग जानवरों को पाला भी करते होंगे, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ के लोग क्योंकि अब मछली पानी की कोई जीव पकड़े तो मतलब यहाँ के लोग मछुआरे भी हुआ करते होंगे, यहाँ के लोग कसाई भी हुआ करते होंगे, यहाँ पे बावर्ची भी हुआ होता होगा, यहाँ पे हमको गेहूँ वेहूँ इन सबके बीज मिले हैं तो किसान भी आदमी होता होगा, है कि नहीं। यहाँ पे इनको काटने के भाई टूल्स होंगे, तभी तो इन सबको काटोगे पिटोगे कि नहीं काटोगे पिटोगे। तो सीधी सी बात है, कोई लोहार या औजार बनाने वाला आदमी भी होगा, है कि नहीं। तो कितने सारे हमको इन सभी सबूतों से व्यवसाय पता चल रहे हैं, है कि नहीं। बहुत सारे हमको व्यवसाय पता चल गए। चलो, इमेजिन यू लिव इन इम आम गांव 3000 years ago and the chief has died last night. Today, your parents are preparing for the burial. Describe the scene, including how the food is being prepared for the funeral. What do you think would be offered? क्या कह रहा है? कल्पना करिए कि आप इम आम गांव में 3000 साल पहले रहते हैं। आपका जो गांव का मुखिया है वो पिछली रात उसका देहांत हो गया, मतलब वो मर गया। आज आपके जो माता पिता हैं वो उनको दफनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी सीन आप इमेजिन कर पा रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो, उन सबको आपको डिस्क्राइब करना होगा कि भैया कैसे पूरा कर्मकांड हो रहा होगा, खाना वाना क्या तैयार किया जा रहा होगा, कैसे मतलब क्या क्या लोग ऑफरिंग में रखेंगे, मतलब जो कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो।
तो ये हो गया पूरा पूरा चैप्टर। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और इससे मेरी भी ग्रोथ होगी, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँगा। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स को कर लेते हैं। तो पहला है मैच द कॉलम्स, यानी कि आपको इनको मिलाना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है? सबसे पहला है हमारा सुक्ता, फिर है चैरियट, फिर है यज्ञ, फिर है दास, फिर है मेगालिथ। तो चलो मिलाना शुरू करते हैं। तो भाई मेगालिथ क्या होते थे? बड़े बड़े पत्थर होते थे। दास किनको कहते थे? दास कहते थे गुलामों को। यज्ञ क्या होता था? यज्ञ हमारे क्या होते थे बताइए? यज्ञ हमारे ये यज्ञों से जुड़ा होता था, इसमें बलि वली दी जाती थी। चैरियट्स यानी कि रथ युद्ध में इस्तेमाल होता था। और सुक्ता का मतलब क्या है? वेल सेड। ये क्या होते थे? ये हमारे ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं सुक्ता। किनको कहते हैं? मंत्रों को कहते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने पूरा आपके लिए भर रखा है। चलिए अगला है कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब खाली जगह को आपको भरना होगा। तो पहला दिया है स्लेव्स वर यूज्ड फॉर, गुलामों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? गुलामों का इस्तेमाल जो भी काम जो भी उनका मालिक करवाना चाहता था उसके लिए किया जाता था। मतलब गुलामों का इस्तेमाल हर काम को करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे लिखा है ऑल द वर्क। मेगालिथ आर फाउंड इन, मेगालिथ कहाँ मिला है? मेगालिथ मिला है हमको बेरियल साइट्स पे, यानी कि जो हमारे कब्रिस्तान है वहाँ पे हमको मेगालिथ देखने को मिले हैं। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स ऑन द सरफेस वर यूज्ड टू, जो स्टोन सर्कल हैं या फिर जो बोल्डर, जो बड़े बड़े पत्थर हैं, उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? उनका इस्तेमाल साइन पोस्ट की तरह किया जाता था कि भैया यहाँ पर ये फला फला व्यक्ति दफन है। पोर्ट होल्स वर यूज्ड फॉर, पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए किया करते थे? भाई अगर मान लो एक परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति मर गया है तो अब पूरी कब्र तो खोदेंगे नहीं, तो क्या करते थे कि भाई कोई सुरंग खोद देते थे और उसी सुरंग से जाकर जो दूसरा व्यक्ति है उसको दफन कर दिया जाता था। मतलब क्या है? इसका आंसर ये होगा बैरिंग अदर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली एट द सेम प्लेस। अगला क्या है? पीपल इन इनाम गांव एट, जो इनाम गांव के लोग थे वो क्या खाते थे? तो वो मीट खाते थे, अनाज खाते थे और दालें वाले ये सब खाया करते थे। क्यों? क्योंकि हमें ये सब मिले हैं। चलो जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन व्हाट वे आर द बुक्स वी रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद। मतलब कह रहा है कि भाई आज की जो हम लोग किताबें पढ़ते हैं वो किस तरीके से या किन तरीकों में हमारे जो ऋग्वेद है उससे अलग है। मतलब आज की बुकें हमारे ऋग्वेद से कैसे अलग हैं। तो यही आपको आंसर देना है। तो ये इसका आंसर कि जो आज की मॉडर्न बुक्स हैं उनको प्रिंट किया जाता है या फिर उनको लिखा जाता है और उनमें कई सारी वैरायटी के, मतलब कई सारे विषय होते हैं। जबकि जो ऋग्वेद थे शुरुआत में वो कुछ ही लिखे गए थे और शुरुआत में तो वो लिखे भी नहीं गए थे। शुरुआत में उनको याद किया जाता था और मुँह जवानी दूसरी जनरेशन में पास कर दिया जाता था। मतलब मुँह जवानी जो है कोई गुरु अपने शिष्य को बताता था, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को बताएगा। इस तरीके से ऋग्वेद पास किया जाता था। बहुत बाद में जाके इसको लिखा गया है। और ऋग्वेद के अंदर ज़्यादातर क्या होते थे? ऋग्वेद के अंदर देवी देवताओं के मंत्र होते थे सिर्फ। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। अगला है व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम द बैरियर्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज सोशल डिफरेंस अमंग दोज हु वर बैरीड। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई कौन से आर्कियोलॉजिस्ट को सबूत मिले हैं जिनके बिना पर आर्कियोलॉजिस्ट ये पता कर पाए हैं कि उस टाइम पे किसी प्रकार का सोशल डिफरेंस होता था, यानी समाज में उस टाइम पे फर्क हुआ करता था। तो ये इसका आंसर है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड अ स्केलेटन बरीड विथ 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड एंड 4 कॉपर बैंगल एंड 1 कॉर्न शेल, while other skeleton have only a few pots, proving that there might be some sort of social difference at that time। क्या कह रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा स्केलेटन, एक ऐसा कंकाल मिला है जो कि मतलब जिसके साथ में 33 सोने की जो मोतियां होती हैं वो मिली हैं, 2 पत्थर की मोती मिली है, 4 कॉपर के कड़े मिले हैं, 1 शंख मिला है। जबकि कई ऐसे स्केलेटन मिले हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्या है, बर्तन, कुछ पॉट वॉट हैं। यही जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं प्रूव करती हैं कि उस समय में किसी ना किसी प्रकार का डिफरेंस रहा होगा।
चलो भाई, इसके बाद में है अगला क्वेश्चन नंबर 5। इन वॉट वे डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ द राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ दासा और दासी? आपको क्या लगता है किन तरीकों से राजा का जीवन दासा और दासी से अलग होता था? तो भाई मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि राजा कौन होता था। ये पावरफुल लीडर यानी कि शक्तिशाली नेता हुआ करता था और ये सब पे राज करता था, मतलब सब लोग इसकी बात माना करते थे। जबकि जो दासवास होते थे इनको युद्ध में पकड़ा जाता था और उन्हें अपनी मालिक की हर एक बात माननी होती थी, वो मना नहीं कर सकते थे। तो यही इसका आंसर है। राजाज वॉज अ पावरफुल लीडर हु यूज टू रूल वाइल दासा और दासी आर कैप्चर स्लेव हु यूज टू सर्व देयर मास्टर्स। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? फाइंड आउट वेदर योर स्कूल लाइब्रेरी हैज़ अ कलेक्शन ऑफ द बुक्स ऑन रिलीजन। पता करो कि आपके जो स्कूल की लाइब्रेरी है, आपके जो स्कूल की विद्यालय की जो पुस्तकालय है, क्या उसमें धर्म के ऊपर जो किताबें हैं उनका कलेक्शन मौजूद है। एंड लिस्ट द नेम ऑफ 5 बुक्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। और इस कलेक्शन से 5 किताबों का आपको नाम देना होगा। तो इसमें तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि भाई आपके स्कूल की लाइब्रेरी में धर्म के ऊपर किताबें हैं या नहीं। पहली चीज़ तो ये पता कर लो कि स्कूल में लाइब्रेरी है या नहीं, क्योंकि कई सारे स्कूलों के अंदर लाइब्रेरी ही नहीं होती है, ठीक है ना। और अगर लाइब्रेरी हो तो पता कर लो कि भाई धर्म के ऊपर किताबें हैं या नहीं। अगर हैं धर्म के ऊपर तो ठीक है, उनमें से किसी 5 का नाम लिख डालो। राइट डाउन अ शॉर्ट पोएम और सॉन्ग दैट यू हैव मेमोराइज। क्या कह रहा है? कोई छोटी सी कविता या कोई गाना जो कि आपने याद किया है उसको लिख डालो। कोई भी लिख सकते हो आप, कुछ भी गाना वाना जो आपके मन में आए लिख सकते हो उसमें। डू यू हियर और रीड द पोएम और सॉन्ग। क्या कह रहा है कि आपने इस गाने या इस कविता को पढ़ा था या सुना था। हाउ डिड यू लर्न इट बाय हार्ट। और आपको वो इतने अच्छे से कैसे याद होगी? सीधी सी बात है भैया, रट्टा होगा, बिन रट्टे कैसे बच्चों को याद हो जाएगा। चलो जी, अब इसके बाद में है लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इन द ऋग्वेदा यानी कि ऋग्वेद के अंदर पीपल वर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वर्क दे डिड। लोग जो हैं वो क्या काम करते हैं उस बेसिस पे उनकी व्याख्या की जाती थी। एंड द लैंग्वेज दे स्पोक, कौन सी भाषा बोलते हैं उस पर उनकी व्याख्या की जाती थी। इन टेबल बिलो फिल इन द नेम ऑफ 6 पीपल यू नो। नीचे के टेबल में 6 लोगों के नाम आपको भरने हैं। चूजिंग 3 मैन एंड 3 वुमेन, यानी 3 पुरुष चुनो और 3 महिलाएं चुनो। फॉर ईच ऑफ दैम मेंशन द वर्क दे डू। सभी के लिए वो क्या काम करते हैं इसको बताओ। एंड लैंग्वेज दे स्पीक, कौन सी भाषा बोलते हैं इसको बताओ। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स टू डिस्क्राइब दैम। और क्या आप उनकी व्याख्या करने के लिए कुछ और चीज़ बढ़ाना चाहोगे? तो आपको ये सब करनी है। मतलब ये है, कोई भी 6 लोगों के नाम चुनो, 3 महिला रखो, 3 पुरुष रखो जिनको कि आप जानते हो। पहले ऐसे लिख लो, मान लो आपका कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड का नाम मान लो ए है, ए उसका नाम डाल दिए। काम क्या करता है वो, जैसे कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो कि शेफ़ है, बावर्ची है, तो यहाँ पे शेफ़ लिख दो। कौन सी भाषा बोलता है? गोरखपुरी, भोजपुरी, जो भी भाषा बोलता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल, वो लिख दो। उसके बारे में और चीज़ें लिख सकते हो कि भैया वो गोरा है, काला है, लंबा है, पतला है, बहुत तेज बोलता है, बहुत धीरे बोलता है, मतलब जो कुछ भी आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये था हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ में हमारी जो आज का पूरा ये जो पूरा चैप्टर है ये पूरा हमारा खत्म। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है या इससे पहले के किसी भी चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में ऐसे ही एक कमाल के चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।